नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित विक्रम सरोवर पर आयोजित छठ पूजा में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छठ व्रतियों के साथ पूजा अर्चना की और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। कार्यक्रम में श्रद्धा और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, मैं सभी को छठ की हार्दिक बधाई देता हूं। हमारी माता बहनों के कठिन व्रत के बाद परिवार की कुशलता और देश प्रदेश के प्रगति के लिए उनका संकल्प हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा करता है। ये पर्व पूरे देश में एकता, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। तो वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पारंपरिक छठ गीतों के साथ वातावरण भक्तिमय बना रहा। तो वहीं आपको बताते चले छठ पूजा का भव्य आयोजन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही सूर्य को अर्घ्य देकर उन्होंने छठ मैया का आशीर्वाद भी लिया। पारंपरिक छठ गीतों से पूरा घाट गूंज उठा। तो वहीं आपको बताते चले उज्जैन में सीएम ने मनाई छठ। साथ ही छठ हमारी संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा, तो वहीं भोपाल में हाल ही में गायत्री परिवार द्वारा आयोजित प्रांतीय युवा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रदेश भर से युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सत्रों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, नैतिक शिक्षा और सामाजिक सेवा के महत्व पर भी विचार किया। शिविर के दौरान योग, ध्यान और संस्कार शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवाओं को समाज के लिए सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वहीं आपको बताते चले युवा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जहां गायत्री परिवार ने जो धारा दी और परम पूज्य गुरुदेव के जमाने से कोई आपने उदाहरण बिरला जी का दिया और भी कई सारे उदाहरण हैं। ये सच में हमारी संस्कृति के लिए 20वीं शताब्दी वरदान रही। इस 20वीं सदी में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने आजादी के उस दौर में भी, आजादी तो आज नहीं तो कल मिलने वाली है, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक देश को आजाद अगर रखना है तो देश की दिशा कौन सी होगी, देश के युवाओं की दृष्टि क्या होगी, देश के युवाओं के लिए संस्कृति के मान बिंदुओं की तरफ कौन कौन ले जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी भी उसी धारा से आते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी दौर से हम निकलते हैं तो हमको पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी दिखाई देते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से राजनीतिक यात्रा भी थी उनकी, लेकिन राजनीति भी किस दिशा में जाना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक की दृष्टि भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि भी थी, जो 1923 में आईसीएस एग्जाम पास करते हैं। क्योंकि जब युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं को जोड़ करके उस दौर के युवाओं के साथ गुरुजी ने भी युवावस्था में स्वप्न देखा होगा और इस धारा को चलने के लिए एक संकल्प मन में लिया। और आज आजादी के बाद के इस दौर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी संस्कृति की चुनौतियां भी मिल रही है और चुनौतियों के बीच में ये जो अखंड ज्योति जल रही है, इसकी मिसाल हमने कोविड के समय भी देखी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। ये केवल जियो और जीने दो का भाव बोलने का वाक्य नहीं हो सकता है, इसको चरितार्थ करके विश्व के सामने भारत ने दिखाया और नमस्कार का क्या आनंद होता है ये भी दुनिया ने महसूस किया है। ये हमारी अपनी आंखों के सामने हो। ऐसी कई सारी चीजें मैं बता सकता हूं, बोल सकता हूं, आपके बीच में व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन आप 3 दिन के चिंतन शिविर में इन सारी बातों का विचार निश्चित रूप से करेंगे। उस धारा पे चलते हुए भी हमारी सरकार ने भी ऐसे कई विषयों को हाथ में लिया है, जिसके भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जब शिक्षा मंत्री था गुरु जी, तो उस समय नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, नई शिक्षा नीति तो नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा नीति 2020, क्योंकि 2 बार शिक्षा नीति आजादी के बाद हमारे देश में आई, एक बार 68 में, एक बार 86 में, लेकिन दोनों बार के कलेवर में केवल ऊपर के अंकों का अंतर पड़ा, अंदर का कोई मटेरियल उसका बदला नहीं गया। ये दुर्भाग्य देश का।
लेकिन पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब शिक्षा नीति आई तो शिक्षा नीति में वो हर चीज समाहित करने का प्रयास किया जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हम गर्व कर सके, हमको एहसास हो कि हाँ हम सनातन संस्कृति के संवाहक। वो सारे उदाहरण, जिन उदाहरणों को पहले चिमटे से पकड़ने में भी डर लगता था, उसको बिंदास रूप से हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। कैसे कोई भूल सकता है कि अगर मित्रता का उदाहरण देना है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्यों नहीं बताना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण की बात करते हैं तथाकथित लोग हमको पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब ये आज बदल गया दौर, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो और ऐसे उनके सभी अनुयायियों के ऐसे सारे प्रसंगों को हमको कोई परेशानी नहीं शिक्षा नीति में रखने से, जिनसे भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी उनसे उदाहरण से सीख करके अपने जीवन में धारण करे। और मैं ये मान के चलता हूं शिक्षा नीति सरकारी स्तर पे तो 20 में है, लेकिन गुरुजी ने तो ये अपनी अखंड ज्योति के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से ये जो अंदर की गांठ खोलने का प्रयास जो किया वो वाकई अद्भुत है। ये वास्तव में अद्भुत है। विवाह के भंवर पढ़ते हुए मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ न तो सुनने वालों को, न बोलने वालों को, न जिनकी शादी हो रही उनको बड़ा आश्चर्य लगता। शादी तो हमारी भी गुरुजी, बड़ा दुर्भाग्य कि आज तक याद नहीं कि बोला क्या था ना क्या हुआ। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रयोग हुए कि भाई अगर विवाह कर रहे हैं तो केवल सावधान बोलने से बात नहीं चलेगी, सावधान काय से और किससे सावधानी से काम चलाना है, उसका मंत्र क्या है, अर्थ क्या है, ये आपके माध्यम से गायत्री परिवार ने जो काम किया वाकई अद्भुत। इसी की तो आवश्यकता है जिससे हम बात कर रहे हैं। और आनंद तो तब आ रहा है कि कई वाक्य बोलने के लिए होते, सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़े लड़ेंगे, जातिगत विभिन्नता को मानना नहीं चाहिए, इस पे बोलने के लिए बोलते। और दोहरा चरित्र कैसा हो जाता है, ये बोलते हुए व्यक्तिगत विषय आएगा तो हम कौन सी जाति के इस अहंकार में मरे जाते, उससे बाहर ही नहीं आते। जब उससे आप बाहर नहीं आओगे तो बाकी बात क्या बनेगी। और ये बिना बोले उदाहरण बन जाता। दुर्गादास उनके लिए हमारे बीच में कितने अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, हमारे अपने वनांचल के पंडित को पीछे छोड़कर ये करके दिखाने का मार्ग है। ये है गायत्री परिवार की धारा। मुझे इस बात का आनंद है। ये है परिणाम, बीज से परिणाम, परिणाम से फल और फल से फिर बीज की अगली धारा। ये डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया में भी दिखाई देती है। हमारी अपनी धारा उनकी क्या हो सकती। राजनीतिक आदमी है तो क्या होगा, लेकिन राजनीतिक आदमी की दृष्टिकोण भी तो वही होना चाहिए जो हम अपनी धारा से लेते हैं। अपने बीच में से जैसे आकाश अनंत है, आकाश को महसूस करने के लिए, बांधने के लिए, टुकड़े करने के लिए असंभव दिखता है, लेकिन गायत्री परिवार जानता है। तो गायत्री परिवार में जैसे हमारे अंदर जल को हम कैसे टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन जलती धारा में से जल का गगरा भर के हमारे पास रख लें तो जल की धारा गंगा भी हो या सिंधु भी हो या सरस्वती या क्षिप्रा, हमारे जल के उस घड़े में आ गई कि नहीं आ गई। गायत्री परिवार ये उदाहरण डाला करके दिखाता है। इससे वास्तव में आनंद आता है और हमारी संस्कृति पे गर्व करने का मौका देता। मैं भी 2-3 छोटे छोटे से उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। हमारी सरकार ने भी ये जो समय की गणना होना था, ये समय की गणना की वर्तमान की जो स्थिति है, इसको हमारी वैदिक काल की गणना की क्या स्थिति है, वैदिक घड़ी क्या होती है, उस युवाओं के दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा। तो काल गणना का शुद्ध केंद्र भौगोलिक दृष्टि से आजकल तो जीपीएस से दिखता भी है कि पृथ्वी 23.26 अंश पे झुकी हुई है। और आज जीपीएस देखोगे तो वो मिल जाएगा। उज्जैन का वो हमारा विश्व का 300 साल पुराना गौरवशाली इतिहास था जब हम अपने समय की शुद्धता की गणना करते थे। लेकिन जब हम गुलाम हुए तो हमारे ऐसे कई मानबिंदुओं को खंडित करने का प्रयास किया। जब फ्रांस के लोग हावी थे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से 50 साल तक समय की गणना होती रही। बाद में वहां से अंग्रेजों का समय आया, अंग्रेज ने ग्रीनविच में ले जाकर के समय की गणना प्रारंभ कर दी। अब समय की गणना प्रारंभ कर दी और उनने अपनी घड़ी डिसाइड कर दी, हालांकि वो चालाकी से कर दी।
उनने अपनी गणना में कर दिया कि रात की 12 बजे से दिन बदलेगा। अब रात की 12 बजे से दिन बदलेगा, इसका कोई सिर पैर नहीं। कैसे मान सकते हो रात की 12 बजे? न तो कोई पक्षी, ना कोई मनुष्य, ना कोई प्राणी, या तो सूर्योदय से अपनी दिनचर्या चालू करते हैं या निशाचर सूर्यास्त के बाद अपनी दिनचर्या चालू करते हैं। लेकिन बस जो चला दिया वो सही, उन्होंने कर दिया वो सही। बड़ी मुश्किल, इसको व्यवहारिक रूप से दृष्टिकोण से कैसे लाए? तो हमारी विचार परंपरा से, संघ की दृष्टि से भी एक ऑब्जर्वेटरी बनी और उसी बात को बढ़ाते बढ़ाते एक IIT के विद्यार्थी ने वैदिक घड़ी बनाई और उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। उस विश्लेषण को कितने अच्छे ढंग से बताया कि वास्तव में 60 मिनट के 1 घंटे का हिसाब लगाओगे तो ये जो अपना रात्रि का 12 बजे वाला हिसाब, तो अपने यहाँ ये आधी रात्रि में और आधे पूरे दिन में, 1.5 दिन में माना जाएगा। अगर सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे तो रात की 12 बजे तो 18 घंटे हुए ना, ये पूरे 24 घंटे कैसे हो सकते? तो बाकी के 6 घंटे क्या करने वाले? तो उसको उनने वापस थोड़ा सा संशोधित किया कि ये 60 मिनट का हिसाब नहीं हो सकता, आपके हिसाब से करना तो इसको 48 मिनट में करना पड़ेगा। तो 48 मिनट करेंगे मतलब हमारा एक मुहूर्त हो गया। तो सुबह 6 बजे से सूर्यास्त तक के 15 मुहूर्त और शाम को रात्रिकालीन मुहूर्त भी, वो भी इस सूर्यास्त से वापस सूर्योदय के 15 मुहूर्त, ये 30 मुहूर्त हो जाते हैं। तो वो 6 घंटे अपने हाथ में आ गए और इससे हमारा हिसाब कितना बढ़िया लगा कि ये 15 में 15 30 मुहूर्त में हमारा सारा हिसाब हो गया। और इसको व्यवहारिक रूप से भी देखोगे तो किसी भी क्लास में कोई शिक्षक पढ़ाने आता है तो साइंस की दृष्टि से भी पढ़ने पढ़ाने के सबसे अच्छी समय की गणना करें तो 45 से 48 मिनट के तो पीरियड होता है कि नहीं होता है? ये तो यही तो हिसाब लगाते हैं हजारों साल, इससे बाहर कहां जाते हैं? तो ये जो छोटी छोटी लेकिन महत्व की बात, जब हमने वैदिक घड़ी बनाई, वैदिक घड़ी का माननीय प्रधानमंत्री से लोकार्पण कराया, तो आज की दृष्टि से जो जंतर मंत्र चलता है, 5 जंतर मंत्र बनाए गए थे, ये जो 300 साल पहले राजा जयसिंह द्वारा, उसके पास में हमने टावर बनाकर वैदिक घड़ी भी वहां लगाई। और जब आपके आशीर्वाद से भोपाल आ गए तो हमने कहा सीएम हाउस में वैदिक घड़ी होना चाहिए, तो सीएम हाउस में भी वैदिक घड़ी लगाई। ये ऐसी कई सारी धाराओं को इन्हीं उदाहरणों से समझते हुए हमने भी कोशिश की है कि अगर युवा चिंतन शिविर का विषय है तो सरकार के द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी आपकी जानकारी में होना चाहिए और आपके माध्यम से प्रदेश भर में ऐसे जो अच्छे, समीचीन, आवश्यकता अनुसार सरकार के द्वारा भी धारण करने योग्य अच्छे सुझाव होंगे अपने विचार यात्रा के, निश्चित रूप से सरकार उसको लागू करने का प्रयास करेगी। मैं आश्वस्त करते हुए पुनः आपको इस पूरे शिविर की बधाई देता हूं और विनम्रता के साथ, चूंकि मेरे अन्य कार्यक्रम होने से मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये शिविर सफल हो और मेरी आपको खासकर मेरी तरफ से मैं जाने की आपसे आज्ञा चाहता हूं और आप सबके प्रति पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं, शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं उज्जैन में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्यवाही शुरू की है। पुलिस ने शहर में पटाखा साइलेंसर लगाने वाले बाइक सवारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों में 50 से अधिक बाइक साइलेंसर जब्त किए। वहीं आपको बताते चले, बाद में सभी जब्त साइलेंसरों को रोड रोलर चलाकर नष्ट भी कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पटाखा साइलेंसर न केवल शोर प्रदूषण फैलाते हैं बल्कि सड़क पर अन्य वाहन चालकों और आम नागरिकों के लिए खतरा भी बनते हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, रोड रोलर से साइलेंसर नष्ट किए गए। जहां पटाखा साइलेंसर लगाने वालों पर सख्त कार्यवाही, वहीं 50 साइलेंसर जब्त कर उन्हें नष्ट भी पुलिस ने किया। लगातार पुलिस की कार्यवाही ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त नजर आ रही है। जहां आपको बताते चले, ये साइलेंसर ना ही वाहन चालकों को परेशानी देते हैं बल्कि कई समस्याओं का कारण भी बनते हैं। इसे लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। वहीं पुलिस ने सख्त कड़ी चेतावनी भी दी है। जहां साइलेंसर जब्त कर उन्हें नष्ट भी किया गया रोड रोलर चलाकर। तो उज्जैन में ये पुलिस की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली, जहां साइलेंसर जब्त कर पुलिस ने किया उसे नष्ट। साथ ही पटाखा साइलेंसर चलाने वालों को लेकर ये सख्त कार्यवाही पुलिस की, जहां उन्होंने बताया कि ये सिर्फ वाहन चालकों के लिए परेशानी
बढ़ाते हैं, साथ ही ध्वनि प्रदूषण का भी कारण बनते हैं। तो वहीं बुरहानपुर उद्योग नगर क्षेत्र के विभिन्न कारखानों के काम करने वाले श्रमिकों ने संयुक्त जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि पिछले 18 महीनों से कारखाना मालिकों ने बढ़ा हुआ वेतन नहीं दिया है। इसको लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं बुरहानपुर मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा स्वीकृति वेतन बढ़ोतरी लागू न होने से मजदूरों में भारी आक्रोश है। वहीं उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों से उद्योग नगर के सभी कारखाने बंद है। साथ ही अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन और कारखाना प्रबंधन ने जल्द मजदूरों को मांगे नहीं मानी तो वो यूनियन द्वारा बुरहानपुर बंद आंदोलन किया जाएगा। वहीं श्रमिकों ने कहा कि प्रशासन से जल्द वेतन बढ़ोतरी लागू करने और सभी मजदूरों को उनका बकाया भुगतान कराने की मांग की गई है। तो वहीं आपको बताते चले बुरहानपुर में ये प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां मजदूरों का ये प्रदर्शन, साथ ही वेतन बढ़ोतरी को लेकर ये मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। 18 मार्च से बढ़ा वेतन नहीं दिया गया, जिसे लेकर आक्रोशित नजर आए मजदूर। साथ ही कारखाने बंद और मजदूरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर जल्द कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी। साथ ही वेतन बढ़ोतरी को लेकर ये बुरहानपुर में ये प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कारखाने बंद कर मजदूर अब प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। वेतन बढ़ोतरी को लेकर ये प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जा रहा है। में था कि शायद हाईकोर्ट का एसोसिएशन भी गया था, उद्योग एसोसिएशन की, उनको स्टे था, लेकिन आज इनका ज्ञापन भी मैं लेकर इस पर सारी चर्चा करूंगा और एसोसिएशन से भी बात करूंगा। यदि उनको लगता है कि कोई टेक्निकली या कानूनी कोई अड़चन नहीं है तो इनकी समस्या पर जल्द निराकरण कराएंगे। तो वहीं गुना जिले के खाना पंडेगन क्षेत्र में गणेशपुरा गांव भोरदखर्रा के पास जो आपको बताते चले दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में एक किसान की मौत हो गई। वहीं पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने बताया कि शिकायतकर्ता राजेंद्र नगर, रामस्वरूप नगर और अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि उन लोगों की रॉड और डंडे और पाइप से हमला किया गया उन पर। वहीं झगड़े में करीब 14 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं एसपी ने बताया कि घटना के दौरान खेतों में काम आने वाले 2 ट्रैक्टर और एक खागरगा और एक जॉन डियर का भी इस्तेमाल हुआ है। साथ ही यह आपको बताते चले हवाई फायरिंग की सूचना भी मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात और जांच जारी है। तो वहीं आपको बताते चले गांव में 2 पक्षों के बीच ये खूनी झड़प देखने को मिली। झड़प में किसान की मौत। ग्राम है, बॉर्डर का गांव है, 12 जिला से लगता है। वहाँ पे 2 पक्षों के बीच में मारापीटी और विवाद हुआ था, जिसमें फरियादी राजेंद्र नागर, रामस्वरूप नागर आदि ने ये रिपोर्ट किया था कि इनके साथ लुहांगी, फरसे, डंडे से मारापीटी हुई है। तो लगभग कुल 14 लोग थे जिन्हें मारापीटी करी थी और ये भी इसमें बताया गया है कि घटना में थार गाड़ी का और जॉन डियर के एक ट्रैक्टर का भी यूज हुआ था, कुछ हवाई फायरिंग भी हुई थी। तो इसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामला पंजीबद्ध किया है। इसमें एक फरियादी की मृत्यु भी हो गई है। तो वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में प्रातःकाल भस्म आरती की गई। परंपरागत विधि विधान के साथ महाकाल का अभिषेक और भस्म आरती संपन्न हुई। आरती के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ संख्या मौजूद रही, जिन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। पवित्र धुएं और मंत्रोच्चारण, आपको बताते चले मंत्रोच्चारण के बीच वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। तो वहीं आपको बताते चले महाकाल मंदिर में भस्म आरती, जहां शिव आराधना से महाकाल का धाम महक उठा। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में प्रातःकाल भस्म आरती की गई। परंपरागत विधि विधान के साथ महाकाल का अभिषेक और भस्म आरती संपन्न हुई। आरती के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या भी मौजूद रही, जिन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन कर
आशीर्वाद दिया। पवित्र धुएं और मंत्रोच्चारण के बीच वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। वहीं उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हुए, जहां महाकाल मंदिर में ये भस्म आरती का देखी गई और साथ ही आपको बताते चले, भस्म आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ में उमड़ पड़ी। शिव आराधना से महाकाल का धाम महक उठा, जहां मंत्रोच्चारण और धूप से गूंजा पूरा परिसर। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।